हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम एनटी अभ्यास जेई वाले जीओसी के क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 1 है इसमें। नाउ इनसे रिलेटेड जितनी भी प्लेलिस्ट हैं प्रीवियस ईयर्स की, एग्जाम्पलर की, एनटी अभ्यास की, ट्रिक्स की, रिएजेंट्स की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह जितनी भी प्लेलिस्ट हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। राइट, सो एक बार उसको चेक करें, आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी। सो फिलहाल इसमें हम स्टार्ट करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाई रेडिकल। नाउ गाइज, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल होते हैं और ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी इन अ वे कि अगर आपको ये कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो आपको नॉर्मल सिलेबस में बहुत कम पूछी जाती है या दी भी जाती है, ऑनलाइन भी इनके रिगार्डिंग मटेरियल बहुत कम होता है। ये एक पर्टिकुलर वर्ड के अकॉर्डिंग आपको घूमते हैं क्वेश्चंस। और ऊपर से इनमें जैसे अगर आप ऑप्शंस भी देखेंगे, ज़्यादातर ऑप्शंस अगर आपको इनके स्ट्रक्चर्स भी नहीं पता होंगे। सो ऐसे क्वेश्चंस को आपको जब भी आए तो कंफ्यूज नहीं हो। अब जैसे अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसको ध्यान में रखें कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। राइट, और ये क्वेश्चन याद रखें। हो सकता है ऐसे या कुछ ऑप्शंस में रिपीट हो जाए, नहीं तो कोई तरीका नहीं है कि आप इसको 100% कर देंगे अनटिल अनलेस आपने पहले से इनकी प्रैक्टिस की हो या आपको इनके बारे में कुछ नॉलेज हो। ठीक है, जीओसी में कुछ ऐसे एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इसी में ही है। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे कि इसमें ये पूछा है कि ये 4 जो कंपाउंड हैं इनमें बाई रेडिकल कौन सा है ना। इसमें जनरली स्टूडेंट्स बाई रेडिकल से मतलब वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उससे रिलेशन हो जाएगा कि जिसमें सपोज कार्बन है, एक डॉट है तो फ्री रेडिकल हो गया। तो नॉर्मली हम क्या सोचेंगे कि बाई रेडिकल क्या है, इंटरमीडिएट हो गया और जिसमें ये 2 डॉट हो गई। समझ रहे हैं आप। तो ये इन अ वे सही भी है और गलत भी है, क्योंकि हम डायरेक्टली इसमें इन रेडिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस तरह की बात कर रहे हैं जैसे सपोज आप मिथाइल की बात करते हैं। राइट, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। मिथाइल का मतलब है ये, इसमें हालांकि एक इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन ये फ्री नहीं होता, ये बॉन्ड है। यानी अगर मैं हाइड्रोजन से जोड़ के तो ये क्या बन जाता है, एक एल्केन। राइट, मीथेन बन गया। यानी CH3, इसमें एक डॉट है, H एक डॉट है, ये 2 बन के बन गए, लेकिन ये फ्री रेडिकल नहीं होता जब मैं मिथाइल की बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं ना अब मैं किस सेंस में बात कर रहा हूं। तो मतलब मैं जब इनकी बात कर रहा हूं तो इंटरमीडिएट वाली बात नहीं कर रहा हूं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा हूं। ओके, तो अब जैसे ये है CH3 बनाया था, ये इसमें एक है और किसी एक दूसरे कंपाउंड जो भी ब्रांच है या कार्बन है, एलिमेंट है, उनसे जुड़ सकता है। तो ये क्या हो गया, बाई रेडिकल नहीं है, ये सिंगल है। बाई रेडिकल क्या होगा, जैसे मिथाइलीन। राइट, आपने एक्टिव मिथाइलीन ग्रुप पढ़े हुए होंगे, जैसे ये वाला। इसमें ये दूसरे ग्रुप से जुड़ता है और ये दूसरे ग्रुप से जुड़ता है। समझ रहे हैं। इसमें 2 बॉन्ड हैं, लेकिन ये 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले नहीं होते जिसमें ये एक से जुड़ता है। डिफरेंस समझ रहे हैं। यानी ये 2 ब्रांचेस है या 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें और 2 डिफरेंट कंपाउंड से जुड़ जाएंगे तो इसको क्या बोल देते हैं, बाई रेडिकल, या बोल सकते हैं ये मोनो रेडिकल बोल सकते हो। बाई रेडिकल नहीं हुए, ये मोनो रेडिकल हो गया। समझेगा इस नाउ फॉर एग्जांपल जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड मैंने कह दिया, ये क्या हो गया, ये भी मोनो रेडिकल हो गया अगर ये किसी एक उससे जुड़ता है। सपोज HC है वो मैंने इसे कह दिया, और सपोज HC यहां मैं N जोड़ देता हूं HCN में, तो ये क्या है, मोनो रेडिकल हो, क्योंकि एक से जुड़ा है। लेकिन इस केस में 2 से जुड़ा है। अगर यहाँ 2 हाईली इलेक्ट्रो विंड्रोइंग ग्रुप जुड़ जाए तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो बन जाता है, यानी जो ये हाइड्रोजन है हाईली एसिडिक हो जाते हैं। तो इस टाइप के आपको बाई रेडिकल बताने हैं इन सब में। आई होप आपको ये समझ में आया हो ना। 1 by 1 ऑप्शंस को देखते हैं और उससे डिसाइड करेंगे कि हमारा ये जो बाई रेडिकल की कैटेगरी में क्या लाई कर रहा है ना। पहला ऑप्शन है फिनाइल। फिनाइल बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है ना। सपोज फिनाइल का मतलब क्या है, एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पे ये बॉन्ड डायरेक्ट, समझ रहे, बस इतना है। यहाँ पे कुछ भी जोड़ दें, एक्स का मतलब सिर्फ हेलोजन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एक्स का मतलब आपका दूसरी रिंग भी हो सकती है, कोई एल्केन भी हो सकता है, एराइल हो सकता है इसकी तरह। राइट, कोई लिविंग ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है इसको आप बोलते हैं फिनाइल। तो ये हमारी बाई रेडिकल कैटेगरी में नहीं लाई कर रहा है। अब है प्रोपिनाइल। देखिए प्रोपिनाइल कैसे हो गया, जैसे आप समझिए अगर मैं प्रोपाइल बोलता हूं, प्रोपाइल का मतलब क्या है, ये समझ आप, मैं हाइड्रोजन से बैलेंस आउट कर दें कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया, अगर यहां पे कुछ भी ग्रुप जुड़ा है एक्स, तो ये क्या हो गया, प्रोपाइल। प्रोपाइल बोलते हैं हम इसको।
1 प्रोपाइल, अगर यहां हो जाएगा X तो 2 प्रोपाइल। फिलहाल मैं इसकी बात बता रहा हूं, प्रोपाइल। ना प्रोपिनाइल क्या हो जाएगा, जब बीच में यहां पर एक डबल बॉन्ड आ जाए। समझ रहे हैं आप? ऑब्वियसली आप हाइड्रोजन्स को बैलेंस आउट कर देंगे, हालांकि हाइड्रोजन्स को काउंट मत करिए, ऐसे वो मिस आउट हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन जो आप कंसेप्ट है वो समझे, ठीक है। अगर यहां पे एक डबल बॉन्ड हो गया, अब इस वाले को, इसको कंप्लीट को क्या बोलते हैं, प्रोपिनाइल। समझ में आप? तो ये भी एक ही कंपाउंड से जुड़ रहा है या ब्रांच से जुड़ रहा है, तो ये भी नहीं है। अब है विनाइलिडीन, अब ये है विनाइलिडीन, समझ रहे हैं? विनाइलिडीन, विनाइल डाइन कुछ इस टाइप से नहीं है, विनाइलिडीन। अब विनाइलिडीन कैसे है, इसका स्ट्रक्चर है जैसे आप मिथाइलिन था, मिथाइलिन क्या है, CH2 इस तरह से दो जुड़ सकते हैं। अगर मैं इथाइलिन की बात करता हूं तो इथाइलिन में क्या हो जाएगा, CH इधर X। ऑब्वियसली हाइड्रोजन बैलेंस आउट कर दीजिएगा, कभी कभी मिस हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये इथाइलिन। इसी तरह से विनाइलिडीन है। विनाइल क्या होता है गाइस, CH डबल बॉन्ड CH, या CH2 हो जाएगा यहां पे। अगर यहां पे कुछ कंपाउंड जुड़ा है तो इसके बोलते हैं आप विनाइल। समझ रहे? इसको क्या बोलते हैं, विनाइल। तो सिमिलरली विनाइलिडीन क्या है, जैसे मिथाइलिन है, ये विनाइलिडीन क्या हो जाएगा, जब ये CH2, ये इसके अगर इससे आप कंपेयर करें, ये क्या है, विनाइल, ये क्या है, विनाइल। विनाइलिडीन क्या हो जाएगा, जब CH2 डबल बॉन्ड C है और दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, यहाँ पे कुछ दो डिफरेंट ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं आप, ये वाले कंप्लीट इस ग्रुप को विनाइलिडीन। तो ये क्या हो गया आपका, एक बाई रेडिकल। समझ में आया गाइज आपको? नाउ गाइज लास्ट ऑप्शन डी क्या है, इथाइलिडाइन। इथाइलिडाइन से पहले आप समझे मिथाइलिडाइन। मिथाइलिडाइन क्या है, जैसे वो आपको बताया था HC ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल एक ग्रुप जुड़ा है तो उसका आप क्या बोलते हैं, मिथाइलिडाइन। अगर इथाइलिडाइन है तो क्या हो जाएगा, सिंगल H के बजाय आप सिंपल यहाँ पे कार्बन जोड़ दे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक ग्रुप से जुड़ रहा है तो क्या हो गया, इथाइलिडाइन। तो ये भी क्या हो गया, एक मोनोरेडिकल, बाई रेडिकल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं। आई होप गाइज आप ये सब स्ट्रक्चर समझ पाए होंगे। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं जिनके बारे में आपको ज्यादातर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको ये सब समझ में आए। राइट गाइज, ऑप्शन C इज योर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग 3 हैलाइड्स, ये 3 हैलाइड दिए हैं, अरेंज CCl बॉन्ड लेंथ ऑफ दीज कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप काफी तरह के कंसेप्ट लगा सकते हैं। एक बहुत कॉमन कंसेप्ट है कि जितने भी आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जितने भी आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे कंपाउंड में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। मतलब जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स उतना कम बॉन्ड लेंथ। समझ रहे? जितने कम रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतने ज्यादा बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, तो रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें 0, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स किस तरह बन रहे हैं, यहाँ लोन पेयर्स हैं, तो लोन पेयर यहाँ रीअरेंज हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 यहाँ नेगेटिव, ये और अगेन यहाँ पे CH डबल बॉन्ड Cl और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके अलावा वापस ये रीअरेंज होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इसमें कितने आ गए, 2, ठीक है, 1 and 2। नाउ इस केस में नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कितने आ जाते हैं, अगर आप गौर से देखिए, ये यहाँ पे Cl है, ठीक है। अब ये लोन पेयर यहाँ पे अरेंज हुआ और इसने यहाँ पे आ गया, राइट। सिमिलरली ये आ गया एक तो नेगेटिव और यहाँ पे Cl इधर पॉजिटिव, अगेन ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे रीअरेंज हो जाएगा। आई होप आपको पता होगा ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। तो Cl तो यहाँ पे पॉजिटिव है ही, ये इस बार यहाँ पे आ गया और यहाँ नेगेटिव, अगेन ये यहाँ पे रीअरेंज होके इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे लिख देंगे अब आप इसको, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, अगेन ये रीअरेंज होके वापस इस पे आ गया, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा, एक इधर, यहाँ पे ये और इधर Cl, ठीक है। तो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए, 1 2 3 4 and 5, राइट गाइज। सो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इस केस में बन गए। सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का ऑर्डर क्या है, 1 then 2 then 3। देयरफॉर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनवर्स, भी बताया था आपको ये।
तो यानी 1 ग्रेटर देन 2 देन 3। समझ में आ गाइस आपको? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग गिवन कंपाउंड्स हाउ मेनी कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद NaCO3, और इसका एक इन्होंने दूसरा मतलब बता दिया कि इज सोल्यूबल इन NaCO3। रिएक्शन हो रही है तो सोल्यूबिलिटी हो जाएगी, राइट। नाउ देखिए गाइज, ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये क्या चेक कर रहे हैं? ये चेक कर रहे हैं कि जो एसिड बेस रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं। जब भी कोई एसिड बेस रिएक्शन होगी उसकी फिजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो हमें एक थंब रूल है। थंब रूल क्या है कि जब भी रिएक्शन हो रही होगी तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस रिएक्ट कर रहे होंगे, राइट। स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस रिएक्ट कर रहे होंगे और जो क्या बना रहे होंगे, वीक एसिड एंड वीक बेस। समझे? नाउ जो ये स्ट्रोंग एसिड है इसका जो कंजुगेट बेस है वो ये है जो कि वीक बेस होगा, और जो स्ट्रोंग बेस है उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, वीक एसिड होगा। आप एक थंब रूल मान ले कि लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रोंग एसिड एंड स्ट्रोंग बेस ही होगा, तभी जो रिएक्शन राइट हैंड में ज्यादा मूव करेगी, फिजिबल होगी। अगर ये राइट में आ जाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। तो फिलहाल हम फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम फिजिबिलिटी चेक करें, ठीक है। इस बात को समझ में आया? लेफ्ट में स्ट्रोंग एसिड, राइट में कॉन्जुगेट वीक बेस बनाएगा, और लेफ्ट में स्ट्रोंग बेस, राइट में कॉन्जुगेट वीक एसिड बनाएगा। सो अगर मैं आप इनको देखो, अगर आप फिलहाल एक देखोगे आप OH OH, इधर भी OH है, इधर भी OH है, इधर H है फिलहाल। तो मैं एक चीज आपको समझाता हूं। देखिए, लेट जस्ट सपोज यहाँ पे कोई XOH आपका कोई एक एसिड है, XOH, X कुछ भी हो सकता है। ये नो एसिड क्यों लिया? क्योंकि H जो है ये एसिडिक H होगा, इसमें ऐसे मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है भाई। ये एल्कोहल है, ये भी तो H एसिडिक H होता है ना। अगर यहाँ पे स्ट्रोंग बेस लूं तो ये H निकाल लेगा। तो सपोज ये एक स्ट्रोंग एसिड है, लेट जस्ट सपोज, तभी तो फिजिबिलिटी होगी ना रिएक्शन की, या रिएक्शन डिसोल्व होगा ये कंपाउंड। समझते रहिए, अभी देखिए सब समझ में आएगा ना। अगर मैं इसको इससे रिएक्शन कर दूं NaHCO3, तो ये क्या करेगा? अब देखिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, HCO3 ये नेगेटिव है। अब HCO3 नेगेटिव करेगा क्या? एक H यहां से निकाल लेगा, प्रोटॉन निकाल लेगा, तो यहां पे H2CO3 बना देगा। अब देखिए, ये स्ट्रोंग एसिड मैंने देखा तो ये क्या हो गया, स्ट्रोंग बेस हो गया। बेस क्यों समझ लिया? क्योंकि ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये NaCO3 से H2CO3 बना दिया। ये क्या है, एक वीक एसिड हो गया, इसका कंजुगेट एसिड हो गया ना, वीक एसिड। नाउ अगर ये XOH है, अब जब ये प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो इधर XO नेगेटिव बना देगा, यहाँ का Na पॉजिटिव इसको बैलेंस आउट कर देगा। सोल्यूबिलिटी है ना, तो ये कर दीजिए। तो ये अगर स्ट्रोंग एसिड था तो ये एक वीक बेस हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, अब इस पूरी रिएक्शन में जो भी आपकी हुई, ये स्ट्रोंग एसिड है और ये इधर वीक एसिड है। रिएक्शन इधर फिजिबल कब होगी? जब ये राइट साइड में मूव कर रही होगी, तभी तो ये H निकल के डिसोल्व हो जाएगा ना इस फॉर्म में, ये डिसोल्व के आयंस हो गए। तो यानी जो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला मेरा एसिड है ये स्ट्रोंग एसिड होना चाहिए। स्ट्रोंग एसिड किस एसिड से? जो दूसरा एसिड है H2CO3। समझ में आया ना? अब मुझे सिंपल क्या चेक करना है कि जो ये XOH है, यानी ये जो मेरे कंपाउंड है, इनमें से वे कंपाउंड जो कि इस H2CO3 से ज्यादा स्ट्रोंगर एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं, वे मेरे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। समझ रहे ना गाइस, अब क्या कह रहा हूं मैं, सब कुछ है ना। तो अब बस आपको ये चेक करना है H2CO3 से इनमें से कौन कौन से वीक है। या तो आपको कोई डिफरेंट मेथड पता हो, या फिर मैं आपको एक टेबल बता रहा हूं। ये मैंने काफ़ी क्वेश्चन सोल्व करके काफ़ी सोर्सेज से एक कंबाइंड जो लिस्ट है ये बना रहा हूं मैं। इसको आपको यूज़ करें, जीओसी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अपडेट करता रहता हूँ इस लिस्ट को मैं, तो जैसे भी आप मेरे जीओसी के देखेंगे तो देखेंगे ना, उसमें अगर जरूरत पड़ी होगी तो मैं अपडेट करता रहता हूँ। और अपडेट का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चंस में जो हेल्पफुल हो आपको, ठीक है। तो ये देखिए, ये लिस्ट है। सो इस टेबल में आप देखेंगे ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, फ्रॉम लीस्ट टू हायर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें सब कुछ है,
लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको टेबल। देखिए सबसे कम है एल्केन, तब थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा, एल्कीन आया, तब अमोनिया आ गया, उसके बाद एल्काइन हुआ, एल्काइन के बाद एल्कोहल्स आ गए, एल्कोहल्स के बाद वाटर आ गया। अब देखिए ये सब के सब लीस्ट एसिडिक हैं। अब देखिए ये सब रिलेटिव टर्म है, एल्केन या एल्कोहल बेस बोलेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली कभी कभी ये एल्काइन से ज़्यादा एसिडिक है, समझ रहे, इस तरह से कंपेरेबल होता है। फिर हो जाता है फिनोलिक टाइप के कंपाउंड, पीएच ये है फिनोल, इस टाइप से ना, फिनाइल वाली रिंग है OH। फिर है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो इसमें जिससे आपको अभी इसमें कंपेयर करनी है, ठीक है। फिर है एसिटिक एसिड, देन अगेन वही PHCOOH, इस ये वाला कंपाउंड। फिर है HF, अब देखिए इस बात को नोट करिएगा, HF हाइड्रोनियम आयन से कम एसिडिक है। देन टोसाइल ग्रुप आ जाएगा ना, ये वाला टोसाइल आ गया ना, ये वाला जो इसमें जो हुआ है ना, तब H2SO4, देन HCl, HBr, HI। तो अगर आप इसको एक बार याद रखेंगे टेबल को तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है गाइस। तो एक दो बार देखेंगे ना आप, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यूज हो जाएगा आपको। तो अब इसमें अब देखिए कंपेयर करूंगा मैं, अब ये मेरा H2CO3 है, इससे जो लेस एसिडिक है वो मेरा आंसर नहीं होगा। अब ये एल्कोहल है, ROH टाइप का है, रिंग नहीं है बीच में, ROH, ये ROH यहाँ है तो कम एसिडिक है, कम है, मुझे ज़्यादा देखना है, तो ये कट गया। फिनोलिक टाइप का ये भी अभी यहाँ पड़ा, ये भी कट गया। ये कितना हो गया, PHCOOH, ये ज़्यादा एसिडिक है तो ये हो जाएगा। अगेन ये यहाँ पे आ गया, ये भी ज़्यादा एसिडिक है तो ये भी हो जाएगा। नाउ एल्काइन टाइप का कंपाउंड ये यहाँ पे आ गया, ये कम है तो ये भी नहीं हुआ। तो यानी C एंड D आपके करेक्ट आंसर होंगे इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गया 2, C एंड D। देखिए इस क्वेश्चन में दो चीज समझने की थी, एक तो इस क्वेश्चन में सोल्यूबिलिटी है कैसे चेक करना है, जो थंब रूल है स्ट्रोंग एसिड प्लस स्ट्रोंग बेस क्या देंगे आपको, वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये फिजिबिलिटी चेक करता है। और उसके बाद में आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। देखिए गाइज अगर आप ऑर्डर याद रखेंगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, नहीं तो आप कैसे सोल्व करेंगे, आधे कंपेयर कैसे किए करेंगे इसको, नहीं तो। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। उसका जब मैंने स्टार्ट करी थी जो साफ लिखा हुआ था इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हेल्प मिलेगी आपको काफी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE वैल्यू ऑफ द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखिए गाइज क्वेश्चन आसान है, प्रोवाइडेड डेट कि आपको ये पता हो कि ये DBE है क्या। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को दूसरा नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एंड आपने आइसोमेरिज्म अगर पढ़ा होगा तो उसमें ये बहुत काम आता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है आपके लिए, मैं लेमन टर्म्स में बोल दूं तो जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है वो, ये प्लस कर दिया आपने, ठीक है। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे, अगर एक डबल बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो गई, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी 2। 1 डबल बॉन्ड एंड 1 रिंग है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगेन 2। 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ गई, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हो गए इसमें 2, तो 2 हो गए। समझ रहे हैं किस सेंस में बोल रहा हूं मैं। 3 रिंग्स हैं, चाहे ऐसी हो और एक ऐसी हो, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो गई, अगर सपोज मैं ये कंपाउंड बना दिए, ये बॉन्ड से जुड़े और ये, तो 1 and 2, समझ रहे आप। तो इस तरह से आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप चेक करते हो। इसका एक फॉर्मूला भी होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, वो है इक्वल्स टू C+1 माइनस H है ये H हाइड्रोजन, H+X-N डिवाइडेड बाई 2। बहुत टर्म्स डिफरेंट फॉर्म्स में होता है लेकिन ये मुझे इस तरह से लिखना काफी आसान रहता है, C+1 माइनस H+X-N बाई 2। नाउ C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स। कभी कभी आपको कैसा कंपाउंड दे दिया जाता है, एक जनरल फॉर्मूला दे देंगे ना, C2H4N1 इस टाइप से, O1 इस टाइप से कुछ दे दिया जनरल फॉर्मूला, और आपको कह दे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, तो C कितना हो जाएगा इसमें 2, तो नंबर ऑफ कार्बन C हो गए, ठीक है। और H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, जैसे ये हो गया।
एक्स क्या है, हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन, क्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी हो। एन क्या है, नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इसमें नहीं है फॉर्मूले में, ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है। फिलहाल इसमें हमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड रिंग्स ही कैलकुलेट करनी है। तो अब देखिए काउंट करिए, सबसे पहले मैं पाई बॉन्ड कैलकुलेट करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ट्रिपल बॉन्ड है ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 9 तो हो गए पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ कितनी रिंग्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ रिंग्स हो गई एक तो ये वाली 1 और दूसरी ये वाली 2 रिंग्स, तो यहां पे लिख देते हैं 2 रिंग हो गई ना। और तो कुछ है इसमें, कुछ नहीं है आंसर। देखिए ये डबल बॉन्ड हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, तो यानी 9 + 2 = 11। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या हो गया इसका, 11। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज, नाउ देखिए सब अमाइन टाइप के कंपाउंड्स हैं। मैंने बेसिसिटी ऑफ अमाइंस पे एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई गाइज, उसको देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने मैक्सिमम जितने भी केसेस बन सकते हैं उनको लिया है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उसको वीडियो को देख के, अगर आपको इसमें डाउट रखते हैं। तो फिलहाल इसमें देखते हैं। देखिए ये जब भी आप इनकी अमाइंस की बेसिसिटी देखते हैं तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, देखिए जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ना, इसका कितना स्ट्रेंथ है, इसका कितना पोटेंशियल है, वो चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो बेसिक एक एनिलीन हो गया, ये एक बेसिक आपका अमाइन टाइप का हो गया CH3NH2। ठीक है, अब देखिए इस लोन पेयर को देखिए, अगर मैं इस बॉन्ड पे देखूं CH3NH2 पे एक कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, +I इफेक्ट, और तो कुछ नहीं जुड़ रहा है ना, CH3NH2, ये बस एक +I इफेक्ट आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, यानी ये इस लोन पेयर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज ही कर रहा होगा, डिक्रीज नहीं कर रहा। इधर अगर आप देखोगे जो लोन पेयर है ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा ड्यू टू दी कंजुगेशन, इसमें भी कंजुगेशन हो रहा है, इसमें कोई कंजुगेशन नहीं हो रहा है। तो यानी मैं ये तो कह सकता हूं ऑन अ सेफर साइड कि जो सबसे ज्यादा आपका बेसिक होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर का कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है इन सब की तरह। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये कह दूंगा कि CH3NH2 ये सबसे ज्यादा आपका बेसिक होगा, ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, मैंने कह दिया। ठीक है, ओके, फिलहाल ऑर्डर सब में ये दिख रहा है, ये ऑप्शन कट गया, बस ये काट देते, डी ऑप्शन सब में सेम दिख रहा है। नाउ अब इन तीनों का अगर ऑर्डर आपने डिसाइड कर लिया तो ये करेक्ट आंसर आपको पता लग जाएगा। अब देखिए ये वाला पोर्शन तो सब में सेम है, ये वाला पोर्शन सब में सेम है, तो अब जो ये वाली रिंग्स है आपको इनको मैच करना है कि आप कौन सा एसिडिक या कौन सा बेसिक होगा। नाउ ये तो सिंपल स्टैंडर्ड हो गया, छोड़िए। OCH3 ऑक्सीजन का लोन पेयर की वजह से अंदर इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे होंगे +M इफेक्ट, लेकिन ऑक्सीजन का एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये -I इफेक्ट भी शो कर रहा होगा, लेकिन +M हमेशा -I से ज्यादा होगा। M इफेक्ट I इफेक्ट से हमेशा ज्यादा होता है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हेलोजेंस जहां पे -I इफेक्ट +M इफेक्ट से ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है, इस पर भी एक वीडियो बनाई है, लिंक अगेन वुड बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, समझ सकते हैं है ना, देख लीजिएगा आप उसको। तो ये +M > -I अंदर एक्टिवेट कर रहा होगा रिंग को, पोटेंशियल बढ़ा रहा होगा ऊपर इसका किसी तरीके से। इसमें NO2 है, ये वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्यों, NO2 है इस तरह से, तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन आ गई। ये लोन पेयर अभी तक तो रिंग में ही था, अब रिंग से भी बाहर भी कंजुगेट हो जाएगा, समझ रहे, ऐसे रिंग के बाहर भी हो गया कंजुगेशन में, तो इस वजह से ये -M तो इफेक्ट शो कर रहा है, ऑल्सो ये -I भी है नाइट्रोजन के इफेक्ट की वजह से। ग्रेटर या उसका बढ़ेगी तो फर्क ही नहीं पड़ता इसमें कुछ, दोनों क्योंकि एक ही डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। तो अब क्या है, ये जो NO2 है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसका मतलब इस पोटेंशियल सबसे वीक हो जाए। देखिए ये तो न्यूट्रल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है। अगर मैं इस नाइट्रोजन इस एनिलीन की रिंग को फिलहाल 50 मान दूं बेसिसिटी, ये बढ़ा रहा है, तो यानी ये 60 कर दिया होगा पोटेंशियल को, इसने खींच दिया, इसने 30 पोटेंशियल कर दिया, ये तो ओरिजिनली 100 ही है। ऑर्डर समझ में आपको मैं किस सेंस में समझाया, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा ये, देन आपका हो गया आपका ये OCH3,
इस जैसे इसमें समझाया हुआ है, ठीक है, ये तो कट ही गया था पहले। देन आपका हो गया आपका ये एनिलिन, और लास्ट में आपका हो गया NO2 वाला। तो यानी ऑप्शन जो आपका है करेक्ट इज सी। समझ में आपको गाइज मैं क्या कह रहा हूं, राइट? इस तरह से आपको ये चीजें चेक करनी रहती, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? देखिए, सबसे पहले आप इन टाइप के क्वेश्चंस में एक कॉमन पार्ट ढूंढने की कोशिश किया करें, जिसमें अब एक बार आपने कॉमन पार्ट पहचान गए तो बहुत आसान हो जाती चीजें कंपेयर करने में। ज्यादातर क्वेश्चन में एक कॉमन पार्ट मिल जाता है। अब देखिए COOH है, COOH। नाउ ये जो COOH पार्ट है ये एसिडिक क्यों है? ड्यू टू दिस हाइड्रोजन, बिकॉज COOH है ये, अगर ये एसिडिक H निकाल देता है यानी COO नेगेटिव प्लस H आयन, अगर ये एसिडिक है, स्ट्रोंग एसिडिक, स्ट्रोंग इन द सेंस मैं कंपेरेटिव टर्म्स में बोल रहा हूं इन दोनों के, तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो एक वीक बेस होना चाहिए। वीक बेस क्या है? ये देखिए नाइट्रोजन, ये जो O पे नेगेटिव चार्ज है ये कॉन्जुगेशन की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसका इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। इसका मतलब ये वीक बेस है, कंपैरेटिवली इसका जो कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा ये एक स्ट्रोंग एसिड हो जाएगा ड्यू टू दिस प्रोटोन। ये प्रोटोन लूज कर रहा है ना। सो अगर जोन सा कंपाउंड प्रोटोन आसानी से लूज कर देगा या जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा वीक होगा, वो कह दूंगा मैं कि वो ज्यादा उसका स्ट्रोंगर एसिड होगा। अब देखिए ये एसिड है तो सबके आप कॉन्जुगेट बेस बना दो। अच्छा आप ऐसे करो आप, तो कॉन्जुगेट बेस इसका क्या हो जाएगा? ये O नेगेटिव, इसका क्या हो जाएगा? OH, COO O नेगेटिव। ऑब्वियसली ये भी O नेगेटिव निकाल सकते हैं, निकाल ले ना निकाले कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है? फिलहाल मैं निकाल नहीं रहा हूं, रीजन आपको समझ जाएगा क्योंकि एक को भी चेक करके आपका निकल जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी ये भी H है, ये भी निकल सकता है, लेकिन जस्ट कि मैं ये मान रहा हूं कि चलो एक एक प्रोटोन निकाल के देखता हूं मैं। ये इसमें कॉन्जुगेशन में इतना वीक बेस है, ये अब देखिए ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन इस कार्बन के डेल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन जो पुल है वो भी खींच रहा है इसको, समझ है? तो यानी जो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल है और डिक्रीज हो जाएगा। सपोज इसमें नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, 50 की स्ट्रेंथ है, तो उसमें और डिक्रीज हो गया स्ट्रेंथ, यानी 40 का स्ट्रेंथ हो गया यूनिट। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, स्ट्रेंथ ये इस तरह से आ रही है, डिक्रीज हो गया, ठीक है गाइस, इतने में। नाउ अब इसका डेल पॉजिटिव चार्ज यहां पे है, यानी इसका जो -I इफेक्ट है पुल इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है। ये 50 था, ये 40 था, तो ये इन बिटवीन आ जाएगा। इन बिटवीन क्यों आ जाएगा? हालांकि देखिए ये खींच तो रहा है, इसमें तो पुश ही हो रहा है सिर्फ, इसमें भी इसका थोड़ा पुश हो रहा होगा, लेकिन इसमें खींचने वाला भी, लेकिन थोड़ी डिस्टेंस पे खींच रहा है। तो यानी अगर ये 50 था तो ये मैं कह देता हूं ये 40 था, तो ये 45 हो गया। बेसिक कैरेक्टर समझ में आ गई ना? ये क्या है? बेसिक का था, बेसिक की स्ट्रेंथ। तो ये इन तीनों में सबसे ज्यादा वीक बेस क्या है? जिसका 40 का स्ट्रेंथ है, तो यानी ये ज्यादा स्ट्रोंग, सेकंड ज्यादा स्ट्रोंग हो गया। देन 40 वाला वीक था, उसका कंजुगेट एसिड उससे ज्यादा स्ट्रोंग, थर्ड। नाउ ये सबसे इन तीनों में स्ट्रोंग बेसिक का था, नेगेटिव का पोटेंशियल ज्यादा था, तो ये उसका थोड़ा कम स्ट्रोंग हो जाएगा। समझ में आपको ये ऑर्डर कैसे आया समझ? तो आप जब भी इस तरह के एसिडिक कैरेक्टर दिखें तो एक ये भी ट्राई कर सकते हैं आप कि इनका कॉन्जुगेट बेस बना दें। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा इसमें गाइज, है ना? कॉन्जुगेट बेस बना के देखिएगा, ये +I ये खींचने वाला लॉजिक लगा के देखिएगा, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका बी हो गया फिलहाल, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A compound is treated with NaNH2 to give sodium salt. Identify the compound. Now guys, NaNH2 एक बहुत ही स्ट्रोंग बेस होता है, स्ट्रोंगेस्ट बेस, मतलब यूनिक स्ट्रोंगेस्ट बेस, मतलब वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट बेस, ठीक है? ये स्ट्रोंगेस्ट बेस होता है, मतलब हायर, वेरी हाई बेसिक देन आप NaOH KOH ये लोग हैं ना, तो इसके सामने बच्चे हैं, किड्स हैं ये बाप है इन सबका, ठीक है? NH2 इतना स्ट्रोंग बेस है, ठीक है? अब ये स्ट्रोंग बेस है तो ये क्या करेगा? स्ट्रोंग बेस है यानी NaNH2, इसे कहीं से एक एसिडिक H मिल जाए, यानी जो बेस है वो अगर एसिड से रिएक्शन कर ले तो वो आपका
रिएक्शन दे देगा। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि एसिडिक भी H आपका हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड ही हो। फिजिबिलिटी के लिए हो सकता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ही आगे होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन। देखिए क्या है, NaNH2 ने एक एसिड से यहाँ पे क्या करता है, देखिए HX ले लेता हूं मैं, HX। अब HX क्या करता है, ये NaNH2 क्या है, एक्टिविटी इसमें क्या है, NH2 नेगेटिव। NH2 नेगेटिव ने इस H को ले लिया तो यहाँ पे बना दिया NH3 प्लस Na है पॉजिटिव, यहाँ X नेगेटिव के साथ मिलके NaX बना दिया। ये हो गया सोडियम सॉल्ट। तो फिलहाल सोडियम सॉल्ट की बात हो रही है। ये रिएक्शन क्या घूम के वापस आ सकती है, मे बी इट इज अ पॉसिबिलिटी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। तो आप ये मत कहिए कि फिजिबल है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया आपको फिजिबिलिटी, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ, अंटिल नहीं तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्या रिएक्शन होगी या क्या सोडियम सॉल्ट बन सकता है। अगर एसिडिक H है तो NaNH2 सोडियम सॉल्ट बना देगा, क्या दिक्कत है। उस तरह से सोच के देखिएगा आप। तो इन सब में जो भी एसिडिक H रखेगा तो वो आपकी सोडियम सॉल्ट बना देगा। अब देखिए C2H2 क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। देखते ही मुझे पता लग गया एसिडिक H है। क्यों, मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर NH OH SH या ट्रिपल बॉन्ड CH प्रेजेंट हैं तो इनसे जुड़े हुए जितने भी ये H हैं दीज आर एसिडिक H, बिकॉज जिन एलिमेंट से ये जुड़े हैं ये NOS ट्रिपल बॉन्ड C, दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनका हाई है। एस जो ट्रिपल बॉन्ड सी एस का परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये H जल्दी खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल कर देता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बना देता है और आराम से इस प्रोटॉन को आप धक्का मार के निकाल सकते हो। तो फिलहाल मैं कह दिए आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए इन सब में किसी में भी इतना ज़्यादा कुछ एसिडिक खास एसिडिक H नहीं है, ठीक है। कहाँ है, देखिए ये आपका C2H6, ये C2H4 हो गया, C2H6, ये तीनों H लगा दीजिए, कहाँ है, या बेंजीन कहाँ है, कुछ नहीं एसिडिक है। तो करेक्ट आंसर आपका A हो गया। आई होप गाइज आपको समझ में आ गई, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर एलाइल कार्बोकेटाइन। एलाइल कार्बोकेटाइन क्या है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस ये पोजीशन क्या है, एलाइलिक। समझ रहे, अगर यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे होता इस कार्बन पे तो ये क्या हो जाता, विनाइलिक। समझ में आपको, तो ये फिलहाल एलाइलिक है। अब ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, बहुत ईजी है, देखिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। डबल बॉन्ड है ये, अगर आपको एरो रूल नहीं पता है गाइज, मैंने एरो रूल पे अपनी GOC की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें पहली या दूसरी वीडियो में ही आपको मैंने बनाया हुई है एरो रूल, तो वो देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ एरो रूल आपको पता है, क्योंकि गाइज नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा समझाने में। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ एरो रूल के लिए। तो ये यहाँ रूल फॉरवर्ड हो जाएगा, तो यानी CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 हो गया, जहाँ से निकला, जहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हुआ पॉजिटिव, जहाँ पे आया वहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव पहले था तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, हटा दीजिए। बस क्या कुछ और बन सकता है, इसका नहीं बन सकता। अगेन बस सिंपल अगले स्टेप में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बना देगा। तो इसमें सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, 1 and 2। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया इज 2, राइट गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन इक्विवेलेंट ऑफ NaOH रिएक्ट्स विद द गिवन कंपाउंड, NaOH क्या है, एक बेस एसिड चाहिए, इसे एसिडिक H प्रोटोन चाहिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बस ये बताना है कि NaOH रिएक्ट्स विद COO। अब एक इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, एक इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि इसमें देखिए 3 एसिडिक H है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये H है यहाँ OH से जुड़ा हुआ, एक OH से जुड़ा हुआ यहाँ H है और एक OH से जुड़ा यहाँ पे यहाँ H है। इन 3 एसिडिक H है, 3 इक्विवेलेंट होते तो तीनों से रिएक्शन कर जाता। यहाँ पे COO नेगेटिव Na पॉजिटिव हो जाता, यहाँ O नेगेटिव Na पॉजिटिव हो जाता और सिमिलरली यहाँ पे ये बन जाता। एक इक्विवेलेंट है, यानी इन तीनों में से जो ज्यादा एसिडिक होगा वो बेस उस पर चला जाएगा पहले, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब ज्यादा एसिडिक कैसे बताओगे, देखिए सिंपल है, OH और COOH में तो आपको कंपेयर ही नहीं करना। अभी मैंने आपको जो टेबल बताई थी ये वाली, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ROH है,
ये अगर इसमें आप कंपेयर करेंगे, इसमें COH में और ROH में एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड और ROH में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है। देखिए इन टेबल का याद करने का ये फायदा होता है। तो आपको इसे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है गाइस। क्यों चेक करूं मैं, मुझे बस इस COH और COH को देखना है। फिर भी आपको अगर ये समझना है ऐसा क्यों है, देखिए ये COOH है, ये ROH है, ये एसिड्स हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि इनका एसिडिक कैरेक्टर चेक करना है। अगर मैं इनका कॉन्जुगेट बेस बनाऊं, H निकाल दिया, तो इसका क्या हो जाएगा RCOO नेगेटिव, इसका क्या हो जाएगा RO नेगेटिव। अब इनमें कॉन्जुगेट बेस जो ज्यादा स्ट्रोंग होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक हो जाएगा। अब देखिए इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज बट गया तो यानी वीकर बेस हो गया। इसमें नेगेटिव चार्ज इस O पे स्टेबल है, हालांकि ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव चार्ज को थोड़ा खींचता है, इसमें भी खींच रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो जो फैक्टर है। तो इसमें जो कंजुगेशन की वजह से बट गया, इसमें नहीं है, स्टेबल है। तो अगर इन दोनों में अगर मैं बेसिक का कैरेक्टर देखूं तो ये वाला एक स्ट्रोंगर बेस है देन दिस वीकर बेस हो गया। तो इसका जो ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट क्या हो जाएगा स्ट्रोंगर एसिड। स्ट्रोंगर क्यों बोल रहा हूं मैं, ताकि आपस में कंपेयर कर रहा हूं बस में, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, कंपेरेबल है। तो स्ट्रोंगर बेस है इससे, तो ये इसका जो क्या हो जाएगा वीकर एसिड। तो ये स्ट्रोंगर है, ये वीकर है, ऐसे। तो आपको टेबल पता होती गाइस, तो ये चीज आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। क्यों भाई मैं इतना दिमाग लगाऊं इन छोटी छोटी कंसेप्ट पे, प्रैक्टिस कहाँ गई फिर मेरी। अब इन दोनों में देखिए NO2 एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मैंने आपको बताया था, राइट, बताया था आपको। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब आप देखिए अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, इसका कॉन्जुगेट बेस बना दिया मैंने, दोनों को निकाल दिया, इसको तो छोड़ दो, इसको तो है नहीं है, मुझे मतलब ही नहीं है। ये O नेगेटिव हो गया और ये COO नेगेटिव हो गया, ऐसे बना देता हूं, ठीक है। अब देखिए ये हालांकि कंजुगेशन में बट रहा है, ये भी कंजुगेशन में बट रहा है, लेकिन इसमें जो NO2 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींच रहा होगा। ये यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड का अंतर है, इधर कितना बॉन्ड का अंतर है 1 2 3 4। सो इस ग्रुप का अफेक्ट यहाँ पर ज्यादा स्ट्रोंग होगा, इस वाले पे ज्यादा स्ट्रोंग है, इस पे वीक अफेक्ट होगा थोड़ा सा। तो इससे जो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल है वो ज्यादा स्ट्रोंगर तरीके से अपनी तरफ खींच रहा होगा, बहुत अच्छी तरीके। तो यानी ये और इसमें कंपेरेबल में ये वीकर बेस हो गया, ये स्ट्रोंगर बेस हो गया। तो यानी ये क्या हो गया वीकर एसिड हो जाएगा, ये स्ट्रोंगर एसिड हो जाएगा। ये तो हमने कट ही गया था। तो यानी जब NaOH किस पे अटैक करेगा, इस वाले पे, यानी बी वाले कंपाउंड पे, बी वाले पे। तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर NaOH रिएक्ट्स विद COOH, बी करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा किस तरह से आपको सोल्व करना है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ बॉन्ड इंडिकेटिंग एज 1 2 3 4 5। बॉन्ड लेंथ बतानी है। दी गाइज वैसे तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, देन डबल बॉन्ड, देन उसका कम है, देन सिंगल बॉन्ड। लेकिन उसके लिए आपको मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ, परसेंटेज एस कैरेक्टर का। परसेंटेज एस कैरेक्टर आई होप आपको पता होगा कि जैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है या बॉन्ड है कोई, ये sp3 है, ये इस तरह से। तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा, एक s ऑर्बिटल मिला, 3 p ऑर्बिटल मिले हैं, ठीक है। 3 ऑर्बिटल कैसे, px py pz तीनों, इसमें एक s है, तो यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा 1 डिवाइड बाई 1 + 3। अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर यानी ई क्या हो जाएगा 1/4, ये फिलहाल इसका निकाल लेते हो परसेंटेज कैरेक्टर, मल्टीप्लाई में 25%। परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 3 + 1 यानी 3/4 यानी 75%, इस तरह से है ना। तो जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है sp3 में इज 25%, sp2 में इज अप्रोक्सीमेटली 33.33% एंड sp में 50% है। ये तो समझ में आ गया ना। इसका एक ऑर्डर है, परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगेन बॉन्ड स्ट्रेंथ के, यानी जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगेन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी पूछा जाता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एनर्जी लेवल के भी, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का ये एनर्जी जो लेवल है ऑर्बिटल्स का वो कम हो जाएगा, समझ है।
तो ये सब आप चीज़ें याद रखें, क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप इसको कैसे कैलकुलेट करें। ओके गाइज, समझ में आया इस बात को। नाउ अब देखिए आप परसेंटेज जो एस कैरेक्टर का जो ऑर्डर है वो sp देन sp2 देन sp3। नाउ अब देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, यानी ये sp और ये भी sp, ये ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर है, दो sp sp से मिलके बना है, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम हो जाएगी। इनमें सब में तीनों में जो 1 2 3 4 में क्या है, एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड sp कैरेक्टर्स में ज़्यादा है, तो ये 4 तो सबसे कम हो जाएगा। अब ये ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल अच्छा ठीक है, पहले डबल बॉन्ड देखते हैं, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा 1, क्योंकि ये भी sp2 और ये भी sp2, ठीक है। अब एक 2 बचा और एक 3 बचा, 2 और 3 को कैसे कंपेयर करोगे, देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा एक सिंगल बॉन्ड बना है, लेकिन इधर ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो जाहिर सी बात है इसके कंपैरिजन में इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इसका मतलब पहले क्या हो जाएगा, अब 2 आएगा और सबसे अच्छा बॉन्ड लेंथ है sp3 sp3 वाली, यानी 3, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, उल्टा हो गया, तो ये चीज़ आप समझ के याद रखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 4 1 2 3, राइट गाइज, यानी ऑप्शन नंबर डी। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज फ्रॉम द इंडिकेटेड प्रोटोन्स द वन दैट इज मोस्ट एसिडिक। ना देखिए 1 2 3 एंड 4। अब देखिए गाइज, अगर मैं जो H है ये निकाल देता हूँ सबसे, सपोज ये निकाल दिया, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ H निकाल दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये H निकाल देता हूँ, इस रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे निकाल देता हूँ एक H को, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो ज़्यादा एसिडिक कैसे डिसाइड करोगे आप, जो ज़्यादा वीकर कॉन्जुगेट बेस देगा, वीकर कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको हो जाएगा ना। कॉन्जुगेट बेस का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बना दिया, मतलब कॉन्जुगेट बेस से क्या मतलब है, वो दैट शुड बी स्टेबल वन, स्टेबिलिटी होनी चाहिए उस कॉन्जुगेट बेस की ना। अगर एक बात आप देखिए, ये वाले पे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड पे नेगेटिव है, तो ये इतना ज़्यादा स्टेबल दिख नहीं रहा है फिलहाल। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, कभी कभी हो भी जाते हैं, लेकिन आपको बस थोड़ा सा एक अप्रोच बना के रखिए कि किस तरह में एक वे में सोच के चलिए बस क्वेश्चंस को। इसमें भी अगेन वही नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड पे आ रहा है, तो ज़्यादा मुझे स्टेबल दिख नहीं रहा है, ये भी डबल बॉन्ड पे आ रहा था, ठीक है, तो मैं ये फिलहाल के लिए काट देता हूँ, अभी इनको मैं कंसिडर नहीं करता। हाँ, ये और ये में अब देखिए, अब ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, ये आपने प्रोटॉन निकाल दिया और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे ये जो रिंग है वो इज इन कंजुगेशन, जो नेगेटिव चार्ज है इज इन कंजुगेशन विद दिस रिंग, और इसमें जो नेगेटिव चार्ज है इज इन कंजुगेशन विद दिस ऑक्सीजन ओनली। नाउ इसमें गाइज जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इज डी 4। देखिए इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट है, क्या कि जो नेगेटिव है इसमें रिंग के अंदर कंजुगेशन हो रहा है, तो इस वजह से ये एक एक्टिव मिथिलिन टाइप का ग्रुप बन गया, और ये लीस्ट ये थोड़ा ज़्यादा बेस एसिडिक एच होना चाहिए था। लेकिन दूसरे थॉट में इन्होंने क्या कहा है कि इसमें अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, तो जो दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो उसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं, तो मैं आपको सोच रहा था कि आपको एक बार दोनों चीज़ बता दूं, आपको जो बेटर लगे वो उस पर आप ऑप्शन लगाए। एक तो ये है कि रिंग नेगेटिव चार्ज इस रिंग की प्रेजेंट की वजह से, इसका कंजुगेशन की वजह से इसका जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन दूसरा क्या है कि इसके एक दूसरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ओ पे नेगेटिव चार्ज है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एंड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एलिमेंट की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसको थॉट को मान रहे हैं तो देन आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C3। अगर आप इसको मान रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा D4। मैं क्या कहता हूं, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर C होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको अपना बता दें, लेकिन बहुत जगह या बुक्स में आपको हो सकता है D ऑप्शन दे दिया हो, कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होएगा तो इस तरह से करके आ जाएगा,
ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं इस पे सी पे आंसर लगाता हूँ, डी पे भी लगा देता हूँ, ताकि आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। राइट गाइस, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इन बेंजीन इज लॉन्गर शॉर्टर। आपको देखिए मैंने बताया था कि सी सी की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है देन सी डबल बॉन्ड सी देन सी ट्रिपल बॉन्ड सी, फॉर ऑब्वियस रीजन, मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला बता दिया था ना आपको, अभी समझा दिया था। तो ये आपको फिलहाल समझ में आ गया होगा। ये sp3 sp3, ये sp2 है, ये sp एंड sp। अब जो बेंजीन का है कैरेक्टर, इसमें क्या है देखिए, ये हालांकि ये sp2 है, लेकिन इन रियलिटी ये ड्यू टू दी इनका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये किस तरह से बन जाता है देखिए, यानी कंजुगेशन की वजह से ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड के कैरेक्टर का बीच की प्रॉपर्टी है। समझ में आपको? यानी अगर मैं इसमें ऑर्डर बनाऊं तो जो अगर बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है तो वो करीबन यहाँ बीच में लाई कर रहा है इसके इसके, ठीक है, समझ में आ गया। यानी बॉन्ड लेंथ इससे तो ज़्यादा होगी लेकिन इससे कम होगी। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या है? लॉन्गर देन सी सी बॉन्ड नहीं, लॉन्गर देन सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड, यस करेक्ट। शॉर्टर देन सी डबल बॉन्ड सी नहीं, शॉर्टर देन सी डबल बॉन्ड सी नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका इज बी। समझ में आ गया होगा गाइस, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ए इज मोर स्टेबल देन बी। अब देखिए फ्री रेडिकल दिए हुए हैं, आपको सिंपल देखना है। अब देखिए ये सेकेंड डिग्री पे है, ये 3 डिग्री पे है, तो ज़्यादा स्टेबल ये हो गया। स्टेबल का ये बना दूं, क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जो स्टेबिलिटी है हाइपर कंजुगेशन वाला भी देखेंगे तो इसमें ये और ये वाला 2 एंड 2 4 अल्फा एच है, इसमें 2 2 4 और 3 7 अल्फा एच है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। इसमें देखेंगे तो अल्फा एच तो दोनों में सेम है, लेकिन इसमें क्या है, ये जो ये वाली रिंग है साइक्लोप्रोपेन वाली, ये एक अनस्टेबल रिंग होती है, ठीक है। इसमें बॉन्ड एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा है, कभी भी टूट सकती है, इस टाइप का होता है। और इस पर आपने रेडिकल भी बना दिया तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगी, अनस्टेबल हो जाएगी। बल्कि ये हेक्सेन वाली रिंग ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल रहती है, तो ये इसमें भी ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें ये जो डॉट है, ये रेडिकल है, इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड पे आ गया, और इसमें एलाइलिक पे है, इस पे विनाइलिक पे है। एलाइलिक वजह ज़्यादा स्टेबल है, क्यों? ड्यू टू दी आपका जो इसका कंजुगेशन कैसे होगा, देखिए एक बार्ब्ड एरो यहाँ आ गया, एक बार्ब्ड एरो इस पे आ गया, तो अगर आप इसका इस टाइप का रेजोनेंस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो इस तरह आ जाएगा, हाफ बार्ब्ड एरो बनते हैं ना, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी। एक इसमें ज़्यादा स्टेबल हो बताना है। अब इसमें देखिए, इसमें सी डॉट है और 3 फिनाइल की रिंग दे दी, मैं ऐसे बना देता हूँ थोड़ा रफ सा, ठीक है। अब ड्यू टू दी जो कंजुगेशन इन तीनों में, ये इसका जो कैरेक्टर है वो बहुत डिक्रीज हो गया। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो CH3 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 अल्फा एच है, हाइपर कंजुगेशन भी है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट की वजह से भी इसका जो कैरेक्टर है, डॉट का जो कैरेक्टर है वो बढ़ा रहे हैं हमें, लेकिन इसमें डिक्रीज हो रही है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गई इस केस में। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बस थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता होगा, लेकिन फिलहाल क्लियर हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग आर। देखिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, आपको पता है, 2 तरह की आपकी एंटिटीज होती हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रो क्या है? इलेक्ट्रॉन फाइल लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन जिसे चाहिए, कमी है जिसके पास, वो इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या है? बेसिकली जिसे नेगेटिवली चार्ज्ड है जो, ठीक है। ये क्या है? ज़्यादातर इनके पास कमी है, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। न्यूक्लियोफाइल पे क्या है? न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव चार्ज, यानी उसे जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास नेगेटिव चार्ज की भरमार है, चार्ज उसके पास भरमार है। समझ में हो गया आप, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन लविंग, इसके पास फिलहाल इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन लविंग देखिए, NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव जितनी भी एंटिटीज हैं पॉजिटिव वाली, वो तो इलेक्ट्रोफाइल आंख बंद करके लगा दीजिए, तो इसमें NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब SO3 में अगर आप देखेंगे तो ये वाला है, इस वक्त पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है S के ऊपर, तो एक इलेक्ट्रोफाइल है। अगर आपने देखा भी होगा, इसकी एक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफाइल की,
सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन की। मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, समझ में आ जाएगा आपको। एक एग्जाम्पल ले लेंगे ना रिएक्शन से, तो भी आपको समझ में आएगा। आपने देखा होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट के यहाँ पे अटैक करता है और ये निकल जाता है। डबल बॉन्ड क्या है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इस पे अटैक क्यों किया होगा, जब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, है ना। तो इसी वजह से ये बॉन्ड खुला। तो जब ये आपके खुलता है आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये बॉन्ड टूटा तो एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव, यहाँ पे एस ओ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, समझना। यहाँ पे एक एच है जो एच रिमूव होके यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये सिंपल निकल के यहाँ पर एच ये बन गया। और इसको क्या बोलते हैं आप, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये जब एच निकलता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। रिएक्शन देख लीजिएगा आप, SO3H। तो ये फिलहाल इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है वो यहाँ पे इस वजह से होती है। तो आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल से। तो फिलहाल आपका SO3 भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो यानी ये भी है और ये भी है। Cn नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, ये कभी नहीं हो सकता। F नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। CCl4 नहीं है। NH3 पे लोन पेयर है, ये भी नहीं हो सकता। CCl4 क्यों नहीं है भैया, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसके पास तो 4 बॉन्ड चाहिए, इसे 4 बॉन्ड के 4 बॉन्ड है, इसे कुछ चाहिए ही नहीं। अब CCl2, अगर आपने मेरी कार्बीन वाली वीडियो देखी है, कार्बीन एक इंटरमीडिएट होते हैं, इंटरमीडिएट, ठीक है। कार्बीन इंटरमीडिएट्स इस तरह के हैं, देखिए C 2Cl वाले डाइक्लोरोकार्बिन हो जाएंगे, HH होंगे तो कार्बिन सिंपल, तो Cl। अब देखिए इस पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, हालांकि 2 तरह के कार्बिन हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह बन रहे हैं। अब इसमें क्या है, एक एम्प्टी p ऑर्बिटल हो जाता है, ये वाला, ये क्या है, एम्प्टी p ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं इसको एम्प्टी है तो एम्प्टी ऑर्बिटल, जैसे BF3 होता है ना, BF3 क्यों होता है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इस पे एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सिमिलरली ये भी ऐसा ही केस है, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो 1, 2 एंड 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल में। राइट गाइज, समझ में आपको, तो 3 आंसर हो गया। ओके, सो आगे क्वेश्चन गाइज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसमें पार्ट 2 में। तो आई होप आपको इसमें ये कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की, समझाने की दोबारा आपको, या उस टाइप का क्वेश्चन दोबारा समझाने की, ताकि आपको समझ में आ जाए। राइट, सो गाइज थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें गाइज, अगर आपने अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब भी करें जरूरी, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ने से। राइट, सो थैंक यू अगेन, बाय।